नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। बीच में आपकी कक्षाएं नहीं मिल पाई थी सुबह 8 बजे की, जिसके पीछे कारण था कि स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं था। लेकिन अब सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, तो अब प्रयास रहेगा कि आपको रेगुलर बेसिस पे, नियमित बेसिस पे कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएं। आज के इस सेशन के अंतर्गत, जैसे कि हमने पूर्व में भी बताया था, हम जीएस देखते हैं, हम करंट अफेयर्स देखते हैं और हम जीके का एक टॉपिक देखते हैं। तो सबसे पहले हम जीके का टॉपिक देखने जा रहे हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स की चर्चा होगी और इसके बाद फिर सामान्य अध्ययन की चर्चा होगी। जीके के अंतर्गत आज हम उत्तरी अमेरिका की बात करने वाले हैं। उत्तरी अमेरिका से हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सभी उपस्थित हो जाएं, जिससे इस सेशन को हम आगे बढ़ा सकें। और ये सेशन जो है, ये निश्चित तौर पे जो प्रीलिम्स को लेकर के आगामी एग्ज़ाम हैं, उन सब में आपको यहाँ से बहुत मदद मिलने वाली है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात हम कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की, उत्तर अमेरिका की बात। जब हम उत्तर अमेरिका की बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने यूरोप का अध्ययन किया था। आज हम उत्तर अमेरिका के बारे में देखने वाले हैं। उत्तर अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला फैक्ट आता है कि उत्तर अमेरिका जो है, ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में, आप कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध के भीतर एक महाद्वीप है। मतलब इसका जो विस्तार देखने को मिलता है, ये उत्तरी गोलार्ध में 100% देखने को मिलता है। मतलब 100% इसका जो फैलाव है, ये उत्तरी गोलार्ध से संबंधित है। उत्तरी गोलार्ध में इसका फैलाव आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये आपका जीके का सेशन है, इसलिए यहाँ पे जो कंटेंट आपको मिल रहे हैं वो जीके के आधार पे मिल रहे हैं। जब हम जीएस में पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका को, तो हम बहुत डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब उत्तर अमेरिका की जब हम बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं उत्तर अमेरिका यदि हम बात करें तो इसके उत्तर में आपको आर्कटिक ओशियन देखने को मिलता है। ठीक है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर। पूर्व में यदि हम देखेंगे तो पूर्व में अटलांटिक ओशियन देखने को मिलता है, अटलांटिक महासागर आपको देखने को मिलता है। और दक्षिण पूर्व में यदि हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन सागर आपको देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ पे कैरेबियन सागर देखने को मिलता है और इसके बाद दक्षिण में आपको दक्षिण अमेरिका यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। और इसके साथ साथ पश्चिम में और दक्षिण में बात करें तो प्रशांत महासागर देखने को मिलता है। पश्चिम में आपको प्रशांत महासागर देखने को मिलता है। तो हमने क्या देखा कि जो उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका के उत्तर में यदि हम बात करें तो उत्तर में आपको देखने को मिलता है आर्कटिक महासागर। क्या देखने को मिलता है? आर्कटिक महासागर आपको देखने को मिलता है। इसके यदि हम दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में आपको देखने को मिलता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है। इसके साथ साथ यदि दक्षिण पूर्व में बात करें तो दक्षिण पूर्व में आप जानते हैं तो कैरेबियन सी आपको देखने को मिलता है। ठीक है। कैरेबियन सागर आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यदि आप पूर्व में बात करते हैं तो पूर्व में आपको अटलांटिक महासागर आपको देखने को मिलता है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर आपको देखने को मिलता है। और यदि आप इसके पश्चिम में बात करते हैं तो पश्चिम में आपको प्रशांत महासागर आपको देखने को मिलता है। ठीक है। क्या देखने को मिलता है? प्रशांत महासागर आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात कि ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, दक्षिण पूर्व में क्या है, पूर्व और पश्चिम में कौन से निकाय हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर अमेरिका की बात करें तो आप जानिएगा उत्तर अमेरिका पृथ्वी के लगभग 16.5, याद रखिएगा, उत्तर अमेरिका पृथ्वी के लगभग 16.5% भूभाग को कवर करता है। उत्तर अमेरिका पृथ्वी के लगभग 16.5 भूमि क्षेत्र को कवर करता है। और यदि हम बात करें तो एशिया और अफ्रीका के बाद, ध्यान रखिएगा, एशिया एशिया और अफ्रीका एशिया और अफ्रीका के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। एशिया और अफ्रीका के बाद उत्तर अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें, जैसे हमने देखा कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप जो है या उत्तर अमेरिका महादेश जो है, ये संपूर्ण भूभाग का 16.5% रखता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना हिस्सा रखता है, तो याद रखिएगा ये संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का
7.5% हिस्सा रखता है। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का ये 7.5% हिस्सा रखता है। उत्तर अमेरिका की हम बात कर रहे हैं तो कुछ फैक्ट और हैं जो आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, उन पर भी हमें विचार करना चाहिए। आइए देख लेते हैं कि कौन सा फैक्ट है जो आपकी परीक्षाओं में उत्तर अमेरिका से संबंधित पूछा जाता है। सबसे पहले जब हम उत्तर अमेरिका की बात कर रहे हैं, आप प्राकृतिक मैप देख रहे हैं उत्तर अमेरिका का, तो उत्तर अमेरिका में सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो रॉकी पर्वत श्रृंखला है। क्या नाम है उसका? रॉकी पर्वत श्रृंखला। ये आपको देखने को मिल रहा होगा। ये इस तरह से यहाँ से ऐसे प्रारंभ होता है, ये आपको रॉकी पर्वत श्रृंखला देखने को मिल रहा है। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि रॉकी पर्वत श्रृंखला का संबंध किस महादेश से है, तो आप बताएंगे कि रॉकी पर्वत श्रृंखला का संबंध उत्तर अमेरिका से है, उत्तरी अमेरिका से है रॉकी पर्वत श्रृंखला। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है ये उत्तर अमेरिका के किस भाग में अवस्थित है, तो आप बताएंगे कि उत्तर अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकी पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। और याद रखिएगा, इसकी जो कुल लंबाई है, यदि हम बात करें कुल लंबाई है तो 4,830 किलोमीटर है। 4,830 किलोमीटर लंबी ये पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये आपको देखने को मिलती है। इसके बाद आपको एप्लेसियन पर्वत आपको देखने को मिलता है। और जब एप्लेसियन पर्वत की आप बात करते हैं वो इस रीजन में देखने को मिलता है। जैसे अपना अरावली है उसी प्रकार से एप्लेसियन है, मतलब सबसे पुराना, तो ये एप्लेसियन पर्वत भी आपको देखने को मिलता है। और ये पूर्वी तट पे आपको देखने को मिलता है। यह भी लगभग 2400 किलोमीटर तक विस्तारित है, लगभग 2400 किलोमीटर लंबा ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपको कैस्केड रेंज देखने को मिलती है। याद रखिएगा, एक रॉकी रेंज हो गई, इसी में कैस्केड रेंज भी आपको देखने को मिलती है। और जो कैस्केड रेंज है यदि हम बात करें, उसकी बात करें, तो याद रखिए जो कैस्केड रेंज है उसकी लंबाई 1100 किलोमीटर है। यहाँ पे इसके क्रम में 3 श्रृंखलाएँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, रॉकी हो गया, कैस्केड हो गया, ये 3 समानांतर श्रृंखलाएं उत्तर अमेरिका में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो कैस्केड है उसकी भी रेंज आपको 1100 किलोमीटर देखने को मिलती है। इस तरह से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे 3 रेंज, समानांतर रेंज आपको अमेरिका के पश्चिमी भाग में देखने को मिलती हैं। पश्चिमी संयुक्त अमेरिका में यदि हम बात करें तो सियरा नेवादा भी है जो कि 450 किलोमीटर है। इसके साथ साथ अलास्का रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे अलास्का रेंज देखने को मिलता है। और अलास्का रेंज की बात करें तो उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा जो पर्वत, उत्तर अमेरिका का जो आप कह सकते हो सबसे ऊंचा पर्वत जो है, जिसका नाम माउंट डेनाली, ये भी आपको यहीं पर देखने को अलास्का रेंज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, पर्वतों की बात हो गई, माउंट डेनाली की बात आपने कर लिया। ठीक है, इतनी जानकारी आपकी हो गई। इसके बाद जब आप बढ़ते हैं उत्तर अमेरिका में, फिर बात आती है नदियों की। और जब उत्तर अमेरिका में नदियों की आप बात करते हैं, उत्तर अमेरिका में जब आप नदियों के बारे में बात करते हैं, तो उत्तर अमेरिका में नदियों के बारे में आप याद रखिएगा, जब हम नदियों की चर्चा कर रहे हैं उत्तर अमेरिका में, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। क्या? सबसे पहले उत्तर अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी। क्या नाम है? मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी क्या है? मिसिसिपी मिसौरी जो है ये उत्तर अमेरिका की आप कह सकते हैं सबसे लंबी नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये 6,275 किलोमीटर बहकर फिर जाके 6,275 किलोमीटर बह के फिर जाके ये कहाँ मिल जाती है? ये मैक्सिको की खाड़ी में आपको जाके देखने को मिलती है। मैक्सिको की खाड़ी में ये डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा कहाँ देखने को मिलता है? मैक्सिको की खाड़ी में। या मिसिसिपी मिसौरी नदी कहाँ जाके समुद्र से मिल जाती है? तो आप बताएंगे कि मैक्सिको की खाड़ी में ये जाके समुद्र से मिल जाती है। इसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे कि इसका संबंध है कनाडा से। कहाँ से संबंधित है? कनाडा से संबंधित है। और इसका नाम है मैकेंजी, माउंट मैकेंजी आपने सुना होगा। तो मैकेंजी स्लेव पीस फिनले। ठीक है, और मैकेंजी स्लेव पीस फिनले ये लगभग 4,241 किलोमीटर की यात्रा कर ब्यूफोर्ट सागर में जाके समा जाती है। कहाँ पे समा जाती है? ब्यूफोर्ट सागर में ये जाके मिल जाती है। तो ये भी याद रखना है, ब्यूफोर्ट सागर। ठीक है,
इसके बाद आपको अगला देखने को मिलता है कि उत्तर अमेरिका में यदि सबसे लंबा नदी बांध बोल दिया जाए, सबसे लंबा नदी बांध यदि बोल दिया जाए, तो यहाँ पे याद रखना है सबसे लंबा नदी बांध जो है वो पंख नदी पर है। कहाँ पे है? पंख नदी पर आपको देखने को मिलता है। और पंख नदी पर जो ये बांध देखने को मिलता है इसका नाम है ओरोविल बांध। क्या नाम है? ओरोविल, ओरोविल बांध। तो ओरोविल बांध आपको देखने को मिलता है। ओरोविल बांध सबसे लंबा नदी बांध है उत्तर अमेरिका में, और ये 234 मीटर ऊंचा बांध है, 234 मीटर ऊंचा बांध है। और दूसरा कोलोराडो नदी पर आपको देखने को मिलता है एक और, जो दूसरे क्रम का सबसे ऊंचा बांध है वो आपको देखने को मिलता है कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी। और कोलोराडो नदी जो है इस पे जो बांध देखने को मिलता है उसका नाम है हूबर बांध। क्या नाम है? हूबर बांध। और हूबर बांध की यदि हम ऊंचाई की बात करें तो 221 मीटर ऊंचा ये बांध है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर अमेरिका में सबसे बड़ा जो देश है यदि हम बात करें तो आपको पता होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर अमेरिका में जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आपका आता है कनाडा। जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जो देश है वो है यूएसए। तो याद रखिएगा, उत्तर अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे लंबा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो है कनाडा, और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो आपका है यूएसए। ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यूएसए और कनाडा की जो सीमा है ये दुनिया की सबसे लंबी सीमा है। यूएसए और कनाडा की जो सीमा है ये दुनिया की सबसे लंबी सीमा रेखा है, और इसकी लंबाई है 8,890 किलोमीटर। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए किन दो देशों के बीच विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा होती है, तो आप बताएंगे यूएसए और कनाडा। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे फैक्ट हैं उत्तर अमेरिका से। ज़्यादातर जो फैक्ट पूछे जाते हैं यदि मैं उनकी बात करूं तो उत्तर अमेरिका से जो फैक्ट पूछे जाते हैं ज़्यादातर झीलों से संबंधित पूछे जाते हैं। उत्तर अमेरिका की जब आप बात करते हो दो प्रकार की झीलें देखने को मिलती हैं। एक हो गया द ग्रेट लेक्स, और द ग्रेट लेक्स में जो झीलें आती हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। जैसे यदि हम बात करें सबसे पहले कि भैया उत्तर अमेरिका की जो आप कह लीजिए कि सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी झील, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप बताएंगे कि नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है सुपीरियर। क्या नाम है? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, और उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। तो याद रखिएगा, सुपीरियर झील जिसका क्षेत्रफल 82,000 लगभग वर्ग किलोमीटर है, ये उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो झीलों का क्रम देखने को मिलता है इनमें जैसे एक क्रम द ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आता है, जिनमें सुपीरियर, मिशिगन, हॉरोन, इरी और ओंटारियो आता है। तो ये चार झीलें आपको पता होना चाहिए। सुपीरियर, मिशिगन, हॉरोन, इरी और ओंटारियो, ये चार प्रमुख झीलें हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आती हैं। यदि कभी पूछा जाता है इनसे संबंधित प्रश्न, तो इनसे पूछा जाता है कि इन झीलों का पश्चिम से पूर्व क्रम में सजाइए। तो पश्चिम से पूर्व जब आप बढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है सुपीरियर, पश्चिम से पूर्व में सबसे पहले आता है सुपीरियर। सुपीरियर के बाद फिर अगला देखने को मिलता है मिशिगन, मिशिगन के बाद अगला देखने को मिलता है हॉरोन, और अगला देखने को मिलता है इरी, और इरी के साथ अगला देखने को मिलता है ओंटारियो। तो ये पहले याद रखना है, सुपीरियर, मिशिगन, हॉरोन, इरी और ओंटारियो, इनका पश्चिम से पूर्व क्रम है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब एक चीज़ और आपको शायद डाउट होगा, अभी हमने आपको बताया कि भैया उत्तर अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट डेनाली। मैंने अभी बताया ना कि उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है माउंट डेनाली, और माउंट डेनाली देखने को कहाँ मिलता है? तो मैंने आपको बताया अलास्का रेंज में देखने को मिलता है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हमने तो पढ़ा था माउंट मैकेंजी, माउंट मैकिनले,
हमने पढ़ा था माउंट मैकिनले। तो आपको बता दें ये जो माउंट मैकिनले हुआ करता था, इसी माउंट मैकिनले का ही नया नाम है माउंट डेनाली। तो यदि याद रखना है कि डेनाली या मैकिनले एक ही शब्द है, जो भी परीक्षा में दिया गया है उसको आप टिक करेंगे। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि उत्तर अमेरिका में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। तो याद रखिएगा इसका नाम है पिको डी ओरिजाबा। क्या नाम है? पिको, 1 मिनट, इसका नाम है, याद रखिएगा हम बात किसकी कर रहे हैं, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यहाँ पे कौन सा है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है यहाँ पे है उसका नाम है पिको डी ओरिजाबा। पिको डी ओरिजाबा, ठीक है। पिको डी ओरिजाबा जो है, माउंट पिको डी ओरिजाबा जो है, ये आप कह सकते हैं उत्तर अमेरिका में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी शिखर है। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये मैक्सिको में देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी शिखर हो गया। इसके बाद उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा जो द्वीप है, यदि पूछ लिया जाए कि भैया उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, तो उसमें याद रखिएगा ग्रीनलैंड। क्या नाम है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ग्रीनलैंड यहाँ पे टिक करना है। दूसरा कहाँ पे है? तो दूसरा कनाडा के वॉफिन में है। कहाँ पे है? कनाडा के वॉफिन में है। तो वॉफिन द्वीप जो है ये दूसरा उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड और वॉफिन। तो ग्रीनलैंड आप जान रहे हैं, ग्रीनलैंड ये आपको रहा, ठीक है। ग्रीनलैंड ये आपको देखने को मिलता है, ये उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है जिसको बोलते हैं ग्रीनलैंड, ठीक है। तो उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया? ग्रीनलैंड, आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जब हम उत्तर अमेरिका की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, कि उत्तर अमेरिका में बहुत सारे मरुस्थल भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? उत्तर अमेरिका में बहुत सारे मरुस्थल भी देखने को मिलते हैं। अब उत्तर अमेरिका के जो मरुस्थल हैं कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं कि उत्तर अमेरिका में कौन कौन से मरुस्थल देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस पे भी गौर करना है। अब उत्तर अमेरिका के जो मरुस्थल हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें से कई सारे ऐसे हैं जो खनिज संसाधनों में समृद्ध हैं और वो आपकी परीक्षाओं की सुर्खियां बने रहते हैं। जैसे सबसे पहले जब हम बात करते हैं उत्तर अमेरिका की, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे सबसे पहला जो आपको देखने को मिलता है, एक डेजर्ट आपको जो देखने को मिलता है उसका नाम है चुहुआन, CHIHUA, चिहुआहुआ, ठीक है, हुआन, CHIHUAHUAN, चहुआहुआन। ये जो डेजर्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण डेजर्ट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो डेजर्ट आपको देखने को मिलता है जिसकी हमने अभी बात किया, ये डेजर्ट आपको इस रीजन में देखने को मिलता है। ये जो रीजन है ये है जो है चिहुआहुआन डेजर्ट, इसको बोलते हैं ठीक है, चहुआहुआन डेजर्ट, ये आपको याद रखना है। फिर दूसरा जो डेजर्ट आपको देखने को मिलता है वो है मोजेओ। क्या है? मोजेओ। मोजेओ डेजर्ट आपको याद रखना है। मोजेओ डेजर्ट की यदि हम बात करें तो मोजेओ डेजर्ट आपको इस रीजन में देखने को मिलता है। मोजेओ डेजर्ट जो है आपको जो देखने को मिलता है वो इस रीजन में आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे है मोजेओ डेजर्ट, ठीक है। मोजेओ डेजर्ट देखने को मिलता है। तीसरा जो डेजर्ट आपको मरुस्थल यहाँ पे देखने को मिलता है उसका नाम है सोनोरन डेजर्ट, ठीक है, सोनोरन डेजर्ट। और सोनोरन डेजर्ट की जब हम बात करें, ये जो पूरा का पूरा ये रीजन है, ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये है सोनोरन डेजर्ट का रीजन। तो यहाँ पे सोनोरन डेजर्ट हो गया। फिर इसके बाद आता है कोलोराडो का पठार, जो अगला आपको याद रखना है, जो परीक्षा में पूछा जाता है कि कोलोराडो का पठार कहाँ पे है,
तो कोलोराडो का जो पठार है, कोलोराडो का जो पठार है वो आपको पता होना चाहिए। ये लगभग इस रीजन में पड़ता है, यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं कोलोराडो का पठार। कोलोराडो के पठार के बाद जो अगला आपको याद रखना है वो है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। क्या याद रखना है? ग्रेट बेसिन डेजर्ट। और ग्रेट बेसिन डेजर्ट की जब बात करते हैं हम कि ग्रेट बेसिन डेजर्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा ग्रेट बेसिन डेजर्ट जो है ये मोजेओ मरुस्थल के ऊपर आपको देखने को मिलता है। इस रीजन में यहाँ पे है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। मरुस्थल में पहला तो चहुआनुआन ये आपको याद रखना है, मोजेओ याद रखना है, सोनेरन याद रखना है। ठीक है, यही 3 परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनका नाम दे के याद रख लीजिए कि कौन सा डेजर्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे यदि हम बात करें चहुआनुआन डेजर्ट की बात करें तो याद रखिएगा कि ये जो मरुस्थल है चहुआनुआन ये मैक्सिको और यूएसए दोनों देशों में विस्तारित है। ठीक है, मैक्सिको और यूएसए दोनों देशों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए जब हम उत्तर अमेरिका की बात कर रहे हैं। अब उत्तर अमेरिका में हमने ग्रेट लेक्स के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद उत्तर अमेरिका में झीलों का एक और क्रम है जो आपसे पूछा जाता है। एक तो आपने देख लिया द ग्रेट लेक्स, जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, हॉरोन, इरी, ओंटारियो को आपने देखा। एक और देखने को मिलता है जिनका विस्तार सिर्फ और सिर्फ कनाडा में देखने को मिलता है। ऐसी कौन सी झीलें हैं जिनका विस्तार सिर्फ और सिर्फ कनाडा में देखने को मिलता है, आइए देख लेते हैं। तो इनमें सबसे पहले जब देखते हैं आप तो आपको देखने को मिलता है ये वाला जो रीजन, अभी तक हमने किस झील की बात की थी, हमने द ग्रेट लेक्स की बात किया था, जो ये वाली झीलें हैं। ठीक है, जो ये झीलें हैं इनको बोलते हैं द ग्रेट लेक्स। अब हम जिन झीलों की क्रम की बात कर रहे हैं वो आपकी ये वाली झीलें जो सिर्फ और सिर्फ कनाडा में स्थित हैं। इनमें सबसे पहले आपका आता है ग्रेट बियर। ऊपर से दक्षिण यदि हम देखें, उत्तर से दक्षिण के क्रम की बात करें तो ग्रेट बियर, दूसरा ग्रेट सेलेव। ठीक है, ग्रेट बियर, ग्रेट सेलेव। ठीक है, ये महत्वपूर्ण झीलें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ग्रेट बियर हो गया, ग्रेट सेलेव हो गया, फिर इसके बाद एथाबास्का, एथावास्का। अगला आपको देखने को मिलता है एथावास्का के बाद रेंडियर, और अगला देखने को मिलता है विनिपेग। ठीक है, ये झीलों का जो क्रम है ये आपका रहा। ये सबसे लास्ट में यहाँ पे है विनिपेग झील। ठीक है, सबसे टॉप में है ग्रेट बियर, उसके नीचे है ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव के बाद फिर ये है आपका एथाबास्का, ये आपका है रेंडियर। ठीक है, और फिर ये आपको देखने को मिलता है विनिपेग। तो ये झीलें आपको याद रखनी है। मतलब उत्तर अमेरिका की जब बात कर रहे हो, नॉर्थ अमेरिका की जब बात कर रहे हो, तो झीलों के 2 क्रम आपको पता होना चाहिए। पहला ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, एथाबास्का, रेंडियर, विनिपेग, जो सिर्फ और सिर्फ कनाडा में स्थित हैं। दूसरा जो यूएसए और कनाडा दोनों में स्थित हैं, उनमें ग्रेट आप कह सकते हो द ग्रेट लेक्स का नाम आता है, जिनमें आपको देखने को मिलता है सुपीरियर, मिशिगन, होरोन, इरी और ओंटारियो। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो फैक्ट जो भी थे जीके के संदर्भ में हमने उत्तर अमेरिका से संबंधित फैक्ट की बात की। अब हम बढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स की तरफ और देखते हैं करंट अफेयर्स घटनाक्रम को। करंट अफेयर्स घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के जो प्रश्न हैं बहुत अच्छे प्रश्न आपके इसमें रखे गए हैं। तो इसको बहुत सतर्कता के साथ देखिएगा और नोट करिएगा। बस इतना याद रखिएगा कि आपका क्लास यदि नहीं हो रहा है 1-2 दिन, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी चीज़ें छूट रही हैं। छूटेंगी कुछ भी नहीं, जनवरी से हमने शुरुआत किया है तो कुछ भी यहाँ पर छूटने वाला नहीं है। प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इसका प्रश्न में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, पूर्व भारत का। ठीक है, पूर्व भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? 4 विकल्प हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। पूर्व भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि पूर्व भारत का सबसे बड़ा जो तितली पार्क है वो झारखंड में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? झारखंड में। तो पूर्व भारत का सबसे बड़ा जो तितली पार्क है वो झारखंड में बनाया जा रहा है। ठीक है, अब झारखंड में बनाया जा रहा है तो झारखंड आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
झारखंड वैसे भी महत्वपूर्ण है, तो कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे झारखंड में एक योजना चल रही जिसका नाम है अबुआ आवास योजना। क्या नाम है? अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना पूछा जाए किस राज्य की योजना है, आप बताएंगे झारखंड की। इसमें क्या है? इसमें 8 लाख रुपए, याद रखिएगा, सॉरी 8 लाख आवास बनाने हैं। क्या करने हैं? 8 लाख आवास बनाने हैं। और कब तक बनाने हैं? वर्ष 2026 तक 8 लाख आवास तैयार करने हैं। और ये जो आवास होंगे, इनको बनाने के लिए जो गरीब हैं उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। 2 लाख रुपए प्रत्येक घर पर दिए जाएंगे। झारखंड से जुड़ी हुई कुछ अन्य चीज़ें बता देता हूँ। जैसे झारखंड में चाहे वो एससी समुदाय के लोग हों, चाहे वो दिव्यांग समुदाय के लोग हों, चाहे एकल महिला हो, तो उनको 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाती है। अब इसमें क्या कर दिया गया है कि जो आदिवासी दलित होंगे, जो इस राज्य के आदिवासी होंगे, जो दलित होंगे, उनको भी इस योजना का पात्र बना दिया जाएगा, इस पेंशन योजना का, जैसे ही उनकी उम्र 50 वर्ष होगी। मतलब 50 वर्ष में पहुंचने पर ही आदिवासी और दलित महिलाओं को 1,000 रुपये महीने की पेंशन झारखंड राज्य सरकार देगी। ठीक है। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि खटिया बिल का संबंध किस राज्य से है, खटिया बिल का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखिएगा 1932 का ये खटिया बिल है और इसका संबंध भी झारखंड राज्य से है। क्या है ये? किससे संबंधित है? ये संबंधित है लैंड रिकॉर्ड से। किससे संबंधित है? लैंड रिकॉर्ड से संबंधित है। और इसमें बोला गया है कि खटिया बिल 1932 का जो था, मतलब उस समय का खटिया बिल का मतलब एक लैंड रिकॉर्ड था, तो इस लैंड रिकॉर्ड में जिसका नाम होगा वही इस राज्य के निवासी माने जाएंगे। 1932 के खटिया बिल में जिसका नाम नहीं होगा, लैंड रिकॉर्ड में जिनका नाम नहीं होगा, वो इस राज्य के निवासी नहीं माने जाएंगे। ऐसा झारखंड राज्य सरकार ने किया है। ठीक है। यहाँ पे एक और योजना चल रही जिसका नाम है अबुआ बीर दिसोम योजना। अबुआ बीर दिसोम, अबुआ बीर दिसोम अभियान। ठीक है। तो अबुआ बीर दिसोम जो अभियान है, ये विशेष रूप से ट्राइबल को लेकर है। किसको लेकर है? ट्राइबल को लेकर है। और यहाँ पे क्या प्रदान किया गया है? इन सभी जनजातियों को कम्युनिटी राइट प्रदान किया गया है। ठीक है। कम्युनिटी राइट प्रदान किया गया है। मतलब जो फॉरेस्ट रिकॉर्ड था उसमें संशोधन किया गया है। और अब बोला गया है कि ज़मीन का टुकड़ा लीज पर, ये जो कम्युनिटी है, ये जो ट्राइब्स हैं, ये ज़मीन का टुकड़ा लीज पर ले सकते हैं। तो अबुआ नाम यदि जुड़ जाए किसी योजना में तो आंख मूंद कर उसको झारखंड आपको वहाँ पे टिक करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में गोले मेला उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? क्या बोला जा रहा है? गोले मेला उत्सव की बात की जा रही है। गोले मेला उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है आपको बताना है। गोले मेला उत्सव, तो याद रखिएगा गोले मेला उत्सव का जो आयोजन था ये किया गया जम्मू कश्मीर। कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भगवान जगन्नाथ का एक मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान जगन्नाथ। और भगवान जगन्नाथ का जो ये मंदिर है, यहीं पर वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार जो है इसका आयोजन, गोले मेला उत्सव का आयोजन किया जाता है। यदि ऐसे पूछ लिया जाए कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर है कहाँ पे वास्तविक रूप में और कहाँ पे है भारत में, तो आप बताओगे पूरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ का एक दिव्य मंदिर देखने को मिलता है। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि गोले मेला उत्सव का संबंध जम्मू कश्मीर से है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है आपके इस पीडीएफ में, वो प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा मलेरिया के जो मामले हैं वो किस देश में देखने को मिले हैं? क्या बोला जा रहा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा मलेरिया के मामले इनमें से किस देश में देखने को मिल रहे हैं? तो आपको बता दें कि अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO का मतलब क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने एक रिपोर्ट दी है और इसने बताया कि विश्व के 2 देश हैं, एक का नाम है नाइजीरिया,
ठीक है, और दूसरे का नाम है DRC या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो या कांगो प्रजातांत्रिक, क्या नाम है इस देश का, कांगो प्रजातांत्रिक। तो ये जो देश है कांगो प्रजातांत्रिक, ये जो देश है यहाँ पर और नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा मलेरिया के मामले देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं देशों में एक देश आता है जिसका नाम है अंगोला। यह भी अफ्रीका का एक देश है और अंगोला में तेल का उत्पादन होता था। इस देश में तेल का उत्पादन बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। तो अंगोला जो देश था ये तेल उत्पादन करने वाला देश था, और आप जानते हैं तेल उत्पादन करने वाले जो देश हैं उनका एक संगठन है जिसका नाम है ओपेक। तो अंगोला ने अभी हाल ही में ओपेक को छोड़ दिया है। तो ओपेक के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसका मुख्यालय है वियना में। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर है, और ओपेक को अब अंगोला ने छोड़ दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें एक देश यहाँ पे और इन दिनों चर्चा में है, वो है माली। माली भी अफ्रीका का एक देश है। माली में यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग फोर्स थी वो अभी तक तैनात थी। तो माली से अब यूनाइटेड नेशन ने पीस कीपिंग जो फोर्स थी उसको 10 वर्ष के बाद हटा दिया है। ठीक है, 10 वर्षों के बाद यूनाइटेड नेशन ने पीस कीपिंग फोर्स को माली से हटा दिया है। और माली में जो पीस कीपिंग मिशन तैनात किया गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था, याद रखिएगा, मिनुसमा। ठीक है, मिनुसमा जो मिशन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का था वो अब समाप्त हो गया है, और ये मिशन माली के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए अफ्रीका के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं। अगला बोला जा रहा है कि एक मेडिसिन है जिसका नाम है नेक्सकार 19, और इसके बारे में मैंने पूर्व में भी आपको बताया था। तो बोला जा रहा है यह किस बीमारी की दवा है, नेक्सकार 19 किस बीमारी की दवा है, ये आपको बताना है। नेक्सकार 19 किस बीमारी की दवा है, आपको बता दें एक लैब है जिसको बोलते हैं IDRS लैब, और एक है DAE संगठन, या आप इसी को बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इन दोनों ने मिलकर एक दवा बनाई थी, यदि आपको याद हो, एक टेबलेट बनाई थी कैंसर को लेकर के जिसका नाम था एक्टोसाइट टेबलेट। ये भी आपको पता होना चाहिए, एक्टोसाइट टेबलेट IDRS लैब और DAE ने मिलकर बनाया था। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि नेक्सकार 19 किसकी दवा है, तो याद रखिएगा ये कैंसर की दवा है। किसकी दवा है, कैंसर की, और पिछले दिनों हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा किया था। एक्टोसाइड टेबलेट के बारे में भी हमने चर्चा किया था। यदि आप नोट्स प्रॉपर बनाते चल रहे होंगे तो आपको जानकारी होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें, उसी दिन मैंने आपको बताया था कि टाटा कैंसर हॉस्पिटल है, टाटा कैंसर हॉस्पिटल है, और टाटा कैंसर हॉस्पिटल जो है इन्होंने 6 मरकैप्टा प्यूरिन बनाया है। क्या बनाया था, 6 मरकैप्टा प्यूरिन, और 6 मरकैप्टा प्यूरिन जो था इसी को प्रीवेल के नाम से बेचा जा रहा है। किस नाम से बेचा जा रहा है, प्रीवेल के नाम से बेचा जा रहा है। ठीक है, प्रीवेल के नाम से बेचा जा रहा है, और यह भी कैंसर की एक दवा है जो मुख के माध्यम से ली जाती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। सिर्फ 6 मरकैप्टा प्यूरिन जो है ये टाटा कैंसर हॉस्पिटल ने मिलकर इसको तैयार किया है। एक दवा इन दिनों और चर्चा में है जिसका नाम है IXCHIQ, और ये जो दवा है चिकनगुनिया की। किसकी दवा है, चिकनगुनिया की दवा है। और याद रखिएगा कि फ्रांस की एक कंपनी है जो इसको बनाई है जिसने। तो चिक, इसको भी याद रखने की ज़रूरत है कि चिक जो दवा है ये चिकनगुनिया की दवा है। फ्रांस की एक कंपनी ने इसको बनाया है। यदि कंपनी का नाम आप याद रखना चाहते हैं वो भी याद रख सकते हैं। इसका नाम है वेलनेवा। तो वेलनेवा नामक कंपनी ने इसको तैयार किया है। तो कैंसर की दवाएं जो 3 आपको बताई गई और एक चिकनगुनिया की दवा जो बताई गई, ये आपको रट जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा केशव देव मंदिर का संबंध किस राज्य से है। क्या बोला जा रहा है,
एक मंदिर है जिसका नाम है केशव देव, और आजकल देश में मंदिर मस्जिद की बड़ी चर्चा हो रही है, तो बहुत सावधानी से इस तरह के प्रश्नों को हैंडल करने की ज़रूरत है। केशव देव मंदिर, केशव देव मंदिर की बात करें तो सबसे पहली बात कि ये ऐतिहासिक मंदिर रहा है और औरंगजेब द्वारा इसको नष्ट किया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। तो याद रखिएगा, औरंगजेब द्वारा जो है इसको नष्ट किया गया था। 5000 साल पुराना मंदिर बताया जाता है ये, और औरंगजेब ने इसको नष्ट किया था। कहाँ पे है ये केशव देव मंदिर? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। कहाँ पे? मथुरा में। मथुरा आप जानते हैं श्री कृष्ण की जन्म स्थली मानी जाती है, और जो श्री कृष्ण का जन्मभूमि परिसर है उसी के अंतर्गत ये केशव देव मंदिर आता है, जहाँ पर आज के समय में एक मस्जिद का निर्माण हुआ है। ठीक है, एक मस्जिद का निर्माण हुआ है, और ये मंदिर चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, ठीक है, उसको यहाँ पे अनुमति मिल गई है। किसके लिए? इसका सर्वेक्षण करने के लिए। तो ये मंदिर चर्चा में है। इससे पहले आप जानते हैं ज्ञान वापी मस्जिद चर्चा में थी। ज्ञान वापी मस्जिद, और ज्ञान वापी मस्जिद वाराणसी से संबंधित थी। ठीक, वह भी काफ़ी चर्चा में थी, तो पूछा भी गया था कई सारे एग्जाम में। तो यहाँ पे केशव देव मंदिर के बारे में पूछा जा सकता है, तो यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब हमने बात किया कि भैया इसका संबंध मथुरा से है। मथुरा कई कारणों से न्यूज में रहता है। जैसे आप जानते हैं, हमने बताया था आपको कि हाथी का, 1 साल पहले बताया है कि हाथी का जो पहला अस्पताल खोला गया भारत में, हाथियों के लिए जो पहला अस्पताल खोला गया भारत में, हाथियों का जो पहला अस्पताल है वो आपको मथुरा के चुरमुरा में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? चुरमुरा नामक स्थान पर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एक और हाथी इन दिनों चर्चा में थी जिसका नाम था जूही। जूही नामक मादा हाथी जो थी ये संबंधित थी बेतला नेशनल पार्क से। कहाँ से? बेतना नेशनल पार्क। और बेतना नेशनल पार्क है कहाँ पे? ये आपको झारखंड में देखने को मिलता है। तो झारखंड का जो बेतला नेशनल पार्क है, यहाँ पे एक हाथी है जिसका नाम है जूही, और ये जो जूही हाथी है ये एशिया वोमेंस हॉकी चैंपियनशिप, याद रखिएगा, एशिया वोमेंस हॉकी चैंपियनशिप, एशिया वोमेंस हॉकी चैंपियनशिप की ये मैस्कॉट थी। ठीक है, याद रखने की ज़रूरत है कि एशिया वोमेंस हॉकी चैंपियनशिप की मैस्कॉट कौन थी? जूही नामक एक हाथी थी जो कि बेतला नेशनल पार्क से संबंधित है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है, हाल ही में पोइला बैसाख नामक उत्सव किस राज्य में मनाया गया? क्या बात हो रही है? पोइला बैसाख। आपको बता दें पोइला बैसाख का संबंध है पश्चिम बंगाल से। कहाँ मनाया गया था? पश्चिम बंगाल में मनाया गया था। और याद रखिएगा, आप प्रत्येक 5 अप्रैल को अब पश्चिम बंगाल अपना राज्य दिवस मनाएगा, स्टेट डे मनाएगा। तो यह भी याद रखना है, प्रत्येक 5 अप्रैल को पश्चिम बंगाल अपने राज्य दिवस के रूप में इसको मनाएगा। ठीक है, और इन्होंने अपना राज्य गीत घोषित किया है जिसका नाम है बैंगला माटी। तो बैंगला माटी ये जो बोल है इसको इन्होंने अपने राज्य गीत घोषित किया है, और इसको 1 मिनट 59 सेकेंड में जो है वो इसका गायन किया जाएगा। तो ये भी याद रखना है। पश्चिम बंगाल का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है जलदापाड़ा। क्या नाम है? जलदापाड़ा नेशनल पार्क। और जलदापाड़ा नेशनल पार्क हाल ही में चर्चा में था। क्यों? क्योंकि जलदापाड़ा नेशनल पार्क में एक सिंघी गैंडे पाए जाते हैं। एक सिंघी गैंडे भारत के बहुत सीमित राज्यों में हैं जिनमें असम और पश्चिम बंगाल आते हैं। असम का 2 नेशनल पार्क याद रखिएगा, काजीरंगा और मानस, जहाँ पर एक सिंघी गैंडों की बहुतायत आबादी देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, जोम्बी डियर डिजीज हाल ही में किस देश में देखने को मिला? जोम्बी डियर डिजीज, डियर से स्पष्ट है कि यह विशेष रूप से हिरणों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जोम्बी डियर डिजीज कहाँ पे देखने को मिलता है आपको बता दें। ये जो डिजीज़ है ये कैबिट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, कैबिट्स में जैसे हिरण आते हैं, मूज आते हैं और एल्क आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? मूज भी इसमें आते हैं हिरण के जैसे दिखने वाले, और एक जानवर और होता है एल्क और डियर, ये 3 आते हैं कैबिट्स में। तो कैबिट्स में फैलने वाला ये रोग है,
और ये हाल ही में देखने को मिला है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका की जब बात करते हैं, यहाँ का एक प्रमुख नेशनल पार्क है जिसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो ये प्रमुखता से येलोस्टोन नेशनल पार्क के जो ये डियर थे इनमें देखने को मिला। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क आपको याद रखना है। क्या अमेरिका में कोई और नेशनल पार्क आपको याद रखने की ज़रूरत है? जी हाँ, एक का नाम है एसोमिटी नेशनल पार्क, इसको भी याद रखिए। तो एसोमिटी नेशनल पार्क और येलोस्टोन नेशनल पार्क ये दो प्रमुख नेशनल पार्क हैं जिन पर आपको जानकारी होनी चाहिए, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो ज़ोंबी डियर डिजीज़ है ये मस्तिष्क पर वार करता है। इसके जो वायरस हैं वो मस्तिष्क पर अटैक करते हैं। मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी है और इसका अभी तक कोई निदान नहीं खोजा गया है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया गया। 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया गया। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर किस शहर में है? डीआरडीओ की बात हो रही है तो आपको पता होगा 1 जनवरी को डीआरडीओ की जब हम बात करते हैं तो डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया गया 1 जनवरी को, ठीक है। और डीआरडीओ का ये 66वां स्थापना दिवस था। आप जानते हैं डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। वर्तमान समय में समीर कामत इसके प्रमुख हैं और आज के समय में डीआरडीओ की भारत में 52 लैब हैं जो कार्यरत हैं और इनमें से कुछ लैब हैं जो लगातार चर्चा में थी, जैसे HEMRL। और ये कहाँ पे है लैब इनकी? ये पुणे में है। इसने क्या बनाया था? इसने बनाया था क्वांटिटी डिस्टेंस सॉफ्टवेयर बनाया था, ठीक है। अस्त्र नामक, यदि हम मिसाइल की बात करें, अस्त्र नामक जो मिसाइल है वह भी डीआरडीओ ने तैयार किया था। D4 एक डिफेंस सिस्टम है जो वर्तमान समय में राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में लगा है, इसको भी डीआरडीओ ने बनाया था। तो डीआरडीओ का जो योगदान है हमारे डिफेंस सिस्टम में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। INS सागर धोनी का आपने नाम सुना होगा। INS सागर धोनी नामक जहाज को भी डीआरडीओ ने बनाया था। तो डिफेंस के सेक्टर में डीआरडीओ लगातार बेहतर काम कर रहा है और डीआरडीओ की मदद से ही हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ पाए हैं, आत्मनिर्भरता के लिए हम सोच सके हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो डीआरडीओ का है। अगला है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में किया गया। कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के नासिक में किया गया। और खेल एवं युवा मामलों का जो मंत्रालय है, खेल एवं युवा मामलों का जो मंत्रालय है उसके द्वारा ये आयोजन किया गया। पिछला कहाँ किया गया था? पिछला किया गया था कर्नाटक में। कर्नाटक के किस शहर में? हुबली में। तो पिछला कर्नाटक के हुबली में किया गया था, मतलब 26वां जो है वो कर्नाटक के हुबली में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वीन मार्गरेट द्वितीय का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा डेनमार्क से इनका संबंध है। अब इसके बाद यहाँ पे जो शासन होगा वो होगा, राजा जो होंगे उनका नाम होगा फेडरिक हेनरिक एंड्रे, ठीक है। फेडरिक हेनरिक एंड्रे अब यहाँ के नए राजा होंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो निश्चित तौर पे करंट अफेयर्स में लगातार आपकी चीज़ें बेहतर हो रही होंगी, उसमें परेशान होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे रसायन विज्ञान की, क्योंकि हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो जीएस का टॉपिक है और जीएस के टॉपिक के अंतर्गत आपको पता होगा हम रसायन विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। और रसायन विज्ञान में हम पहुँचे कहाँ पे थे तो उसकी हम बात कर लेते हैं। रसायन विज्ञान में कि हमने जो पिछली क्लास में हमारी चर्चा हुई है, पिछली क्लास में कितनी चर्चा हमारी हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आगे की जो चर्चा है वो है रसायन विज्ञान से संबंधित। तो हम रसायन विज्ञान पे हम आ गए हैं। हम अपने सामान्य अध्ययन के टॉपिक को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। रसायन अध्ययन हम करने वाले हैं, रसायन विज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको बता दूँ, जब हम रसायन विज्ञान का अध्ययन करने जा रहे हैं कि पिछला जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की हमने चर्चा किया था,
ठीक है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की हमने चर्चा किया था, या इसी को बोलते हैं मिश्रणों का पृथक्करण। ठीक है, मिश्रणों का पृथक्करण, मिश्रणों के पृथक्करण की बात हम कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने पढ़ा था, जैसे हमने फिल्ट्रेशन पढ़ा था, जैसे हमने डिस्टिलेशन पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो उसी के बाद हम जो देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं सब्लिमेशन। अगला जो हम देखने वाले हैं पांचवा, वो है सब्लिमेशन। क्या देखने वाले हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन का मतलब है ऊर्ध्वपातन। क्या है? ऊर्ध्वपातन। आप सब जानते होंगे, इसको आप स्वयं से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऊर्ध्वपातन में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो है छठवां जो आता है, एक आपका होमवर्क है, नहीं आएगा कल मैं बताऊंगा, पहले आप स्वयं से प्रयास करिएगा। ठीक है, अगला आता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़रूरी है ना कि आपको होमवर्क दिया जाए। अगला आता है जो टफ है, वो मैं निश्चित तौर पे बता रहा हूँ, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी या इसी को बोलते हैं वर्ण लेखन। वर्ण लेखन। अब क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन की हम बात कर रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले रंगीन रसायनों को अलग करने की विधि है। क्या है ये रंगीन रसायनों को, नोट करते चलिएगा, रंगीन रसायनों को अलग करने की विधि है। अलग करने की जो विधि है उसको बोलते हैं वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी। दूसरा इसके बारे में क्या बता सकते हैं हम कि भैया कलर को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि ये रंगीन रसायनों को अलग करने के लिए है, तो जो कलर होता है, रंग जो होता है, रंग को अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, रंग को अलग करने के लिए हम सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। किसका? सिलिका जेल। पूछा जा सकता है रंग को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि क्रोमेटोग्राफी है क्या? किसी मिश्रण से अलग अलग रंगों को अलग करने की जो विधि है, अलग अलग रंगों को जो अलग करने की विधि है उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो याद रखिएगा, क्रोमेटोग्राफी मतलब मिश्रण से अलग अलग रंगों को अलग करने की जो विधि है उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो ये क्रोमेटोग्राफी आपका हो गया। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी के बाद अगला जो देखने को मिलता है वो आता है सॉल्यूशन। अगला आपको देखने को मिलता है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन या इसी को बोलते हैं विलयन। ठीक है, तो ये जो मिश्रणों के पृथक करने की जो विधि थी वो समाप्त हुई, और उसके बाद एक नए टॉपिक पे हम बढ़ रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन या विलयन। क्योंकि मिश्रणों के पृथक्करण करने की जो विधियां थी उनमें जितनी महत्वपूर्ण थी, जो प्रमुख हैं, 6 हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है सॉल्यूशन या विलयन। सॉल्यूशन या विलयन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे 2 तथ्य आपको देखने को मिलते हैं। पहला देखने को मिलता है सॉल्यूट, SOLUTE, या इसी को आप बोलते हैं विलेय। क्या देखने को मिलता है? विलेय। और दूसरा जो आपको देखने को मिलता है वो है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट या इसी को बोलते हैं विलायक। ठीक है, विलेय और विलायक की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि विलयन क्या होता है? विलेय व विलायक के मिश्रण को, विलेय और विलायक के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? तो विलेय और विलायक के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो याद रखिएगा, विलेय और विलायक के मिश्रण को विलयन कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। विलेय और विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई जार है या पात्र है, अब इसमें हमने मान लो जल भर रखा है, जल भर रखा है, और ये जो जल भर रखा है अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? चीनी मिला रहे हैं। मान लो ये चीनी है, अब हम चीनी मिला रहे हैं, तो चीनी क्या होगी? पहले तो घुलेगी कुछ समय तक, और फिर जाके क्या होगा? जब अमाउंट हम बढ़ा देंगे तो नीचे जाके बैठने लगेगी। ठीक है, तो लेस, अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो जल है ये क्या है? हाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, और जो चीनी है ये क्या देखने को मिल रहा है? लेस अमाउंट में देखने को मिल रहा है। तो इसी प्रकार से जैसे सोडियम क्लोराइड और वाटर का मिश्रण है तो उसको आप बोलेंगे विलयन।
तो कहने का मतलब है कि ये बिलियन क्या होता है, मतलब बिले और बिलायक के मिश्रण को जो है वो बिलियन कहते हैं। बिले और बिलायक के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये तो हो गया बिलियन किसे कहते हैं। जो बिलियन होता है उसके कई सारे प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और टाइप ऑफ सॉल्यूशन में जब हम देखते हैं तो 3 देखने को मिलते हैं। पहला देखने को मिलता है ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन देखने को मिलता है। दूसरा आपको देखने को मिलता है कोलाइडल, कोलाइडल, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। और तीसरा आपको देखने को मिलता है सस्पेंशन सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो बिलियन होता है उसके 3 प्रकार देखने को मिल रहे हैं। पहला ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन और तीसरा सस्पेंशन सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। अब एक एक करके इन्हीं को समझना है। पहला हम देखेंगे ट्रू बिलियन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। तो आइए ट्रू सॉल्यूशन को हम देखते हैं। नाम से स्पष्ट है ट्रू सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो याद रखिएगा ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या है। जैसे ये मान लो आपका पानी है, ठीक है, ये पानी है आपका और इसमें चीनी डाल दिया जाए तो आपको देखने को मिलता है कि चीनी और पानी जब हमने डाल दिया, दोनों की एक निश्चित मात्रा डाली, तो आपको देखने को मिलता है चीनी क्या है, पानी में घुल जाता है। अब ये फाइनल हो गया। थोड़ी देर बाद ऐसा देखने को मिलता है कि चीनी जो है वो पानी में घुल चुका है। अब जब चीनी और पानी का, ये क्योंकि चीनी प्लस पानी का विलयन है, चीनी प्लस पानी इसमें मिलाया गया है। अब इस पे जब हम लाइट डालते हैं, ध्यान रखिएगा, इस विलयन पर जब हम लाइट डालते हैं तो चीनी और पानी के घोल पर जब प्रकाश हम डालते हैं तो इसके अंदर प्रकाश का बिखराव नहीं होता। मतलब लाइट डालते हैं और आर पार हो जाती है, इसमें बिखराव नहीं देखने को मिलता है। लाइट में बिखराव नहीं देखने को मिलता है। और बिखराव नहीं देखने का मतलब होता है कि ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो कर रहा है। क्या नहीं शो कर रहा है, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है। तो ऐसा विलयन जो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है, ऐसा विलयन जिसमें प्रकाश डालने पर, जिनमें प्रकाश आप कह सकते हो प्रकाश छोड़ने पर उसमें प्रकाश में बिखराव नहीं देखने को मिलता है या बिखराव नहीं होता है, तो इसी को बोलते हैं कि टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। तो जो भी विलयन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं ऐसे विलयन को हम ट्रू सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ऐसा विलयन जो ट्रू सॉल्यूशन होगा वो लाइट डालने पर लाइट की जो किरण है उसमें बिखराव नहीं देखने को मिलेगा और ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा, तो इसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और इनके जो कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। याद रखिए इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है और 1 नैनोमीटर से कम होने के कारण इनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो आपने देखा कि ट्रू सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैक्ट आप लिख सकते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन आपने समझ लिया। ट्रू सॉल्यूशन के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको अगला देखने को मिलता है कोलाइडल सॉल्यूशन। दूसरा जो देखने को मिलता है वो आता है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। और कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब कि भैया ऐसा विलयन जिनके कणों की जो साइज है सबसे पहले 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच होती है, उनको हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। दूसरा, इनके विलयन को भी हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इनके भी कणों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तीसरा, ऐसा विलयन देखने पे होमोजीनियस लगता है। क्या लगता है, होमोजीनियस लगता है, मतलब समांगी लगता है। देखने पे क्या लगता है, समांगी लगता है, लेकिन यह वास्तव में विषमांगी होता है। समांगी विषमांगी मैंने आपको बता दिया है।
तो ऐसा विलयन जो देखने पे समांगी प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में वो विषमांगी होता है, ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। अब विषमांगी क्यों होता है? क्योंकि ये जो विलयन होता है ये टिंडल प्रभाव दिखाता है। क्या दिखाता है? टिंडल प्रभाव दिखाता है। टिंडल प्रभाव का मतलब क्या हो गया कि इनका जो विलयन है इस पे जब हम लाइट की किरणों को डालेंगे, इसमें लाइट की किरणें जब पड़ेंगी, प्रकाश इसमें डाला जाएगा, तो प्रकाश की जो किरणें होंगी उनमें बिखराव देखने को मिलेगा। प्रकाश की किरणों में बिखराव देखने को मिलेगा, और प्रकाश की किरणों में क्योंकि बिखराव देखने को मिल रहा है तो इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। मतलब ये जो विलयन है इसमें प्रकाश डालने पर उसमें बिखराव देखने को मिलता है, या इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, बिखराव को हम बोलते हैं स्कैटरिंग। तो बिखराव देखने को मिलता है या स्कैटरिंग देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। और इस प्रकार के विलयन में दो अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। इस प्रकार के विलयन में दो अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। पहला है परिक्षिप्त अवस्था। क्या है? परिक्षिप्त अवस्था। और दूसरा देखने को मिलता है परिक्षेपण अवस्था। प्रक्षेपण अवस्था। तो दो प्रकार की अवस्थाएं भी देखने को मिलती हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे आप देखते होंगे कोहरा। इस समय ठंडक चल रहा है, कोहरा आप देखते होंगे। कोहरा में क्या क्या चीज़ मिला होता है? पहला तो गैसें होती हैं, और दूसरा क्या होता है? जल होता है। ठीक है, गैस और जल होता है, उनसे मिलकर बनता है कोहरा, इसी एरोसोल भी आप कहते हैं। इसके बाद आप धुआं देखते होंगे, धुआं भी इसका उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते होंगे कि इसमें धुआं में क्या होता है? एयर होता है। एयर के साथ साथ पॉल्यूशन होते हैं, या कार्बन के कण होते हैं, या पॉल्यूशन होते हैं, तो ये धुआं हो गया। ठीक है, तो ये दोनों उदाहरण है, धुआं और कोहरा जो है ये कोलाइडल सॉल्यूशन के उदाहरण है। जैसे कोहरे में आप यदि टार्च जलाएंगे तो उसमें प्रकाश की किरणों में बिखराव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्योंकि ये कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, अब तीसरा जो देखने को मिलता है, तीसरा जो आपको देखने को मिलता है वो है सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक, क्या देखने को मिलता है? सस्पेंशन सॉल्यूशन। और सस्पेंशन सॉल्यूशन को हम बोलते हैं निलंबन। देखो हिंदी आप देख लीजिएगा, निलंबन विलयन, ये आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको बता दें, जैसे ये मान लो कोई विलयन है, ठीक है, ये जल भरा है, इसमें जल भरा हुआ है और इसमें हम मिट्टी डालते हैं। जल भरा है और इसमें हम मिट्टी डालते हैं, तो क्या देखने को मिलता है कि यदि जल में मिट्टी हम मिलाते हैं तो कुछ समय तक क्या होगा? मिट्टी जो है वो जल में घुल जाएगी। लेकिन जब हम और मिट्टी मिलाएंगे तो मिट्टी इसी की तली में, इसी पात्र की तली में जाके बैठ जाएगी। ठीक है, तो घुलना बंद हो जाएगी और नीचे जाके बैठ जाएगी। और इस मिश्रण में घुलते समय जो है ये क्या दिखाती है? ये टिंडल प्रभाव दिखाती है। ठीक है, मिट्टी जब पानी में घुलती है तो वहाँ पे ये टिंडल प्रभाव दिखाती है और बाद में नहीं दिखाती। लेकिन घुलते समय ये क्या दिखाती है? टिंडल प्रभाव दिखाती है। मतलब ये जो मिश्रण है, एक तो विषमांगी मिश्रण है, आप जानते हैं मिट्टी और जल का जो मिश्रण है ये विषमांगी मिश्रण है। और जब मिट्टी घुल रही होती है तो यहाँ पे टिंडल प्रभाव शो करता है, लेकिन जब ये घुल जाती है और नीचे इसके कण बैठ जाते हैं तो ये टिंडल प्रभाव शो नहीं करती है। और इस प्रकार के जो मिश्रण हैं उनमें इनके कणों का आकार 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। किससे अधिक होता है? 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। तो 100 नैनोमीटर से अधिक यदि है तो याद रखिएगा कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है सस्पेंशन विलयन की या निलंबन विलयन की, जैसे जल और मिट्टी का मिश्रण, जल और चाक का मिश्रण। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और आपसे जो पूछी जाती हैं उसकी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। जैसे कुछ चीज़ें पूछा जाता है कि भैया जब सॉलिड और सॉलिड मिलते हैं, सॉलिड प्लस सॉलिड, तो क्या बनता है और इसको क्या कहा जाता है? सॉलिड प्लस सॉलिड जब मिलते हैं इसको बोलते हैं सॉलिड सोल। क्या बोलते हैं? सॉलिड सोल। ये परीक्षा में पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। और
इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, जैसे आप देखते होंगे कलरफुल ग्लास, कलरफुल जो ग्लास आप देखते हैं, ठीक है। या आपके पास जेम स्टोन होगा। जेम स्टोन कहाँ देखने को मिलेगा? सेंट्रल टेबल आपके पास होगी तो उस पर जो रंगीन पत्थर रखे होते हैं उसी को हम बोलते हैं जेम स्टोन, ठीक है। और दूसरा क्या है? यदि सॉलिड और लिक्विड मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड प्लस लिक्विड। सॉलिड प्लस लिक्विड जब मिलते हैं तो इसको हम बोलते हैं सोल। क्या बोलते हैं? सोल। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है पेंट। पेंट हो गया, ठीक है। और सोल्यूशन ऑफ मेटल हो गया जो इसका उदाहरण है। तीसरा है सॉलिड प्लस गैस। सॉलिड प्लस गैस। सॉलिड प्लस गैस जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं स्मोक। क्या बनाते हैं? स्मोक। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? आप जानते हैं, जब हम स्मोक देखते हैं तो इसमें क्या होता है? धुआं जब हम देखते हैं, धुंध देखते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें पहली बात तो डस्ट होता है प्लस एयर होता है, ठीक है। डस्ट और एयर का मिश्रण होता है स्मोक। चौथा आपको देखने को मिल रहा है लिक्विड प्लस सॉलिड। लिक्विड प्लस सॉलिड। लिक्विड प्लस सॉलिड का जो मिश्रण होता है इसको हम बोलते हैं जेल, ठीक है। जेल। जैसे पनीर है, पनीर को एक जेल ही कहा जाता है, ठीक है। पनीर हो गया। पनीर के बाद बटर हो गया, एक जेल के रूप में ही होता है। जेली हो गया, मक्खन हो गया, ये सब एक जेल का उदाहरण है। पांचवा है लिक्विड प्लस लिक्विड। लिक्विड प्लस लिक्विड। लिक्विड प्लस लिक्विड जब मिलते हैं तो इसको हम बोलते हैं इमल्सन। क्या बोलते हैं? इमल्सन या पायस। तो याद रखिए, जैसे मिल्क हो गया, हेयर क्रीम हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अगला देखने को मिलता है लिक्विड प्लस गैस। लिक्विड प्लस गैस। लिक्विड प्लस गैस की जब बात करते हैं इसको बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं? एरोसोल। एरोसोल जैसे आप देखते हैं बादल, इसका उदाहरण है, ठीक है। सातवां आपको देखने को मिलता है गैस प्लस सॉलिड। गैस प्लस सॉलिड। गैस प्लस सॉलिड जब बनते हैं इसको बोलते हैं सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फोम या रबर। आठवां गैस प्लस लिक्विड। गैस प्लस लिक्विड। और गैस प्लस लिक्विड की जब बात करते हैं उसको हम बोलते हैं फोम। जैसे कि सेविंग फोम हो गया आपका। सेविंग फोम जो है ये गैस प्लस लिक्विड का मिश्रण है। नौवां है गैस प्लस गैस। गैस प्लस गैस की बात करते हैं तो ये आ गया आपका एयर। इसका एग्जाम्पल हो गया कोलाइडल सोल्यूशन के विलयन। तो इतनी चीज़ें आपको अनिवार्य रूप से पता होनी चाहिए। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आज इतनी चीज़ों की चर्चा की गई है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं और आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि अभी तक हमने केमिस्ट्री का जो देखा है, एक टॉपिक हमने समाप्त किया है। और केमिस्ट्री का जो दूसरा टॉपिक हम देखेंगे, केमिस्ट्री के दूसरे टॉपिक के अंतर्गत हम जो चर्चा करेंगे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर की करेंगे। किसकी करेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम चर्चा करेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को पहले से पढ़ कर आइए, पहले से पढ़कर आइए और कल के सेशन में हम इसी से जुड़ी हुई चर्चा करेंगे। इसी से जुड़ी हुई चर्चा आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई चर्चा आपको देखने को मिलेगी। तो आज का जो सेशन है वो समाप्त हुआ। आज के सेशन में हमने सबसे पहले देखा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के बाद हमने देखा जीके। जीके के बाद हमने देखा जीएस। और इसी के साथ हमारा 100% आज का कंप्लीट हुआ टारगेट। अब वीकली टारगेट, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीकली टारगेट की भी वीडियो आपको मिल गई होगी। वीकली टारगेट की वीडियो से बुधवार से अपनी चर्चा को प्रारंभ करिए, ठीक है। टेस्ट का क्या रहा रिस्पांस, टेस्ट के रिस्पांस को लेकर के भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में अवगत कराता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।